डाइजेस्टिव जैसे फिजियोलॉजिकल जो टॉपिक्स है फिजियोलॉजी की, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम इसी के अंदर आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी ये पीएमसी के सिलेबस की जो है ना, ये उसकी जो है तस्वीर है, पीएमसी के सिलेबस की जो है तस्वीर है। पीएमसी का सिलेबस है जो आपके पास सब स्टूडेंट्स के पास यकीनन मौजूद है। तो उसमें आप जैसे देख रहे हैं ना कि कार्निवोरस प्लांट्स हैं, कार्निवोरस प्लांट्स, पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये जो प्लांट है, या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के प्लांट्स हैं। तो ये पीएमसी के सिलेबस है, पीएमसी के सिलेबस से वही हम टेस्ट मिलेंगे। तो जीआईटी डिसऑर्डर का इसमें है ही नहीं, जीआईटी डिसऑर्डर इसमें नहीं है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है। वेरी क्लियर नहीं है कि जीआईटी डिसऑर्डर है, बट जैसे कभी कभार ये सवाल हर एक सिस्टम के साथ जो डिसऑर्डर होते हैं तो वो आ जाते हैं, इस वजह से हम पढ़ेंगे, इसकी भी डिसऑर्डर पढ़े, आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, सबके डिसऑर्डर पढ़ेंगे। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाए। तो बहरहाल तो हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से जैसे अगर हम देखें तो एनटीपी बुक के हवाले से, एनटीपी बुक के हवाले से जो फर्स्ट ईयर का बुक नहीं है, एनटीपी बुक है ना, वो इंटर के अंदर आप आएंगे, इंटर में आप फर्स्ट ईयर का बुक ओपन करेंगे तो उसमें ये रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। इंटर की बुक के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। आई थिंक चैप्टर ये 1 नंबर चैप्टर है, पेज नंबर 6-7 होगा कुछ, वहां से स्टार्ट होता है। तो एनटीपी पेज नंबर आई थिंक 7 है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी। ये हम जैसे देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले जैसे देखें, दो हेडिंग को आप नोट करें, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन से कंपोनेंट है। जैसे आपको याद होगा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक होता है जीआईटी, होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो माउथ से स्टार्ट हुआ था, एनस तक खत्म हुआ। दूसरा उसके अंदर कंपोनेंट था, वो कौन से थे, एक्सेसरी ऑर्गन्स थे, एक्सेसरी स्ट्रक्चर थे। कौन कौन से एक्सेसरी स्ट्रक्चर थे, जैसे ओरल कैविटी के अंदर टीथ थे, बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर जैसे टीथ थे, टीथ के अलावा टंग है, और इसी तरह से सलाइवरी ग्लैंड्स है, और नेक्स्ट जो है पेंक्रियास है, लिवर है, गाल ब्लैडर है, ये सब एक्सेसरी ऑर्गन्स है। तो उनको सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो जो भी सिस्टम होता है सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स को देखा जाता है कि उसमें क्या क्या शामिल है। तो इसकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नॉस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है और फेरिंक्स, समटाइम्स इंक्लूड्स द लैरिंक्स को भी कभी कभार इंक्लूड करते हैं, बट हम अपने टेक्स्ट बुक के हवाले से है कि नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स हैं। और फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रांकाई और लंग्स। जैसे हमारे जहन में यही होता है हमेशा कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, लंग्स पढ़ने हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हालांकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसके अंदर, तो हम कहते हैं सिर्फ हार्ट तक तो महदूद है, इस तरह से नहीं है कि बाकी अदर कंपोनेंट्स भी है, नॉस्ट्रल्स भी है, नेजल कैविटी भी है, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया, ब्रांकाई। ब्रांकस का प्लूरल होता है ब्रांकाई, ठीक है, बिकॉज जो ट्रेकिया या विंड पाइप होता है उसकी दो मेन जो है ट्यूब में ये डिविएंट्स हो जाती है, कि ब्रांचेस बन जाती है, राइट ब्रांकस, लेफ्ट ब्रांकस। तो ब्रांकस लफ्ज सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है ब्रांकाई। ब्रांकस जो लफ्ज है सिंगुलर है, यूएस की जगह पे जस्ट आई आता है तो प्लूरल बन जाता है। तो ब्रांकाई यानी राइट ब्रांकस, लेफ्ट ब्रांकस, तो ये इसे कहेंगे ब्रांकाई कहेंगे। उसके बाद जो है लंग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मकसद क्या है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पर्पस या मकसद था, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन होने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये शामिल हो गया, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होगा, तो वो डाइजेस्टेड फूड है ब्लड के अंदर जब शामिल होके सेल्स तक जाता है, और सेल्स में उस डाइजेस्टेड फूड की यूटिलाइजेशन होती है, प्रोटोप्लाज्म नया बनता है, स्ट्रक्चर्स बनती है, स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड की जरूरत पड़ी। इसी तरह से यकीनन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कोई ना कोई मकसद तो होगा। मकसद, एक बड़ा मकसद है गैस एक्सचेंज। एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स तक आए और बॉडी फ्लूइड से वापस जो है
जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पर्पज या मकसद है। द बॉडी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन जैसे ये टिश्यूज तक पहुंचे और टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यकीनन जो बनी थी ये वापस जो है एटमॉस्फेयर में चली जाए। एटमॉस्फेयर में चली जाए तो इसे हम कहते हैं कि ये गैस एक्सचेंज है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है टिश्यूज तक आई और टिश्यूज में जैसे टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी थी वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाए तो दिस इज कॉल्ड एज गैस एक्सचेंज। इसे हम कहते हैं गैस एक्सचेंज। कहेंगे बिटवीन द बॉडी फ्लूइड एंड आउटर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जो यानी गैस एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। जैसे अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे यकीनन आपने लोअर क्लास फर्स्ट ईयर क्लास में रेगुलर क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा गैस एक्सचेंज की मैकेनिज्म अलग है और इसी तरह से ब्रीदिंग की मैकेनिज्म अलग है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म अलग है। तो तीनों ये मैकेनिज्म अलग अलग टर्म्स हैं। गैस एक्सचेंज अलग अलग टर्म है और इसी तरह से हम देखें ब्रीदिंग मैकेनिज्म जिसे वेंटिलेशन भी कहते हैं। ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, जस्ट उसमें एटमॉस्फेयर से एयर जो लंग्स तक आए और लंग्स से वापस एटमॉस्फेयर में जाए, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्रीदिंग कहेंगे। जैसे लंग्स तक एयर आई और उसके बाद जैसे ब्लड में वो ऑक्सीजन शामिल होकर टिश्यूज तक जाए और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक आए और देन वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के जरिए देन बाहर जाएगी। यकीनन तो एक गैस एक्सचेंज का अमल लंग्स में भी हुआ है और एक गैस एक्सचेंज का अमल टिश्यूज लेवल पे भी हुआ है। आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे बट थोड़ी जनरल जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि गैस एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे होती है। ब्रीदिंग का फिनोमेना अभी आपने जैसे पढ़ा कि जब एयर जो है लंग्स तक आती है और लंग्स से वापस जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, दिस सिंपल मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग मैकेनिज्म। जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। इस अमल को हम कहेंगे ब्रीदिंग कहेंगे। तो जाहिर है जब लंग्स के अंदर जैसे एयर पहुंचती है तो ये एयर के जो लाइक कंसंट्रेशन है वो सेल्स तक जाएगी। यानी लंग्स से जो ब्लड में शामिल हुआ और ब्लड का जो है यकीनन जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वही कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आती है। तो एक गैस एक्सचेंज इससे लंग्स लेवल पे होती है। अल्वेलाई लंग्स के अंदर एक ऐसी पॉइंट है, स्ट्रक्चर है जहां पे गैस एक्सचेंज का अमल होता है। हमारे यहाँ जो यही रेस्पिरेटरी सरफेस है जहां पे गैस एक्सचेंज का अमल होता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स में आती है और लंग्स जिसमें एयर आई है उसकी ऑक्सीजन वो ब्लड में शामिल है। एक गैस एक्सचेंज इस जगह पे होती है, दूसरी गैस एक्सचेंज टिश्यू लेवल पे होती है। जब ये ऑक्सीजन जो है ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है जाती है अप टू द टिश्यूज। तो टिश्यूज जो जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, डेफिशिएंट होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए टिश्यूज में ऑक्सीजन जाएगी, मेटाबॉलिक की एक्टिविटीज होगी या मेटाबॉलिज्म होगी और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड वही टिश्यूज में जमा नहीं रहेगी, यकीनन वो ब्लड में आके शामिल होने। जब भी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होती हुई लंग्स तक आएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स में जैसे देन जो है एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। जब एयर बाहर जाती है तो उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो यानी गैस एक्सचेंज के दो पॉइंट्स है, जगह है जहां पे गैस एक्सचेंज होती है। नंबर 3 जो प्रोसेस जैसे था वो था सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बायो एनर्जेटिक्स का जो टॉपिक है, चैप्टर है हमारे बुक के अंदर है, जिसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन की हेडिंग है वेरी क्लियर है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल लेवल पे। यानी इसी ऑक्सीजन की जैसे यूटिलाइजेशन होगी और एनर्जी प्रोडक्शन होगी जिसके अंदर ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद लिंक रिएक्शन और ट्रांजिशन रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारी हेडिंग्स हैं, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन की हेडिंग में आते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे जहन में ये होना चाहिए कि लाइक ये तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। जैसे ब्रीदिंग और वेंटिलेशन की मैकेनिज्म अलग है, गैस एक्सचेंज की मैकेनिज्म अलग है। नंबर 3 सेल्यूलर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म, तीनों अलग अलग मैकेनिज्म है। हम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं उसकी एक ब्रॉडर डेफिनेशन जैसे एनटीबी बुक के अंदर मौजूद है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली ये एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो लंग्स तक आए और ये एयर है इसके अंदर ऑक्सीजन 21% जैसे मौजूद है वो
ब्लड के जरिए टिश्यूज तक जाए और टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से पिक होके जब लंग्स तक आए और लंग्स से देन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए। तो इस अमल को जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस exchange of gases between the body fluids and outer environment is called the respiratory system। तो जाहिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम जैसे कंपोनेंट्स देखेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स के लिए जैसे मेडिकल और बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में NARIS सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल है NARES नेरिस, सिंगुलर और प्लूरल। तो नॉस्ट्रल्स को जैसे ये जनरली जिन्हें हम ईयर्स कहते हैं या एक्सटर्नल ईयर्स कहते हैं, तो आपको पता है इनके लिए बायोलॉजिकल टर्म की टाइप करेंगे कौन सा बायोलॉजिकल टर्म, मैमल्स की फीचर है। जेठान साहब, मुजीब रहमान साहब, बायोलॉजिकल टर्म स्टूडेंट्स को याद है या नहीं है? मुजीब रहमान साहब इन्ना लिखे हुआ है, इन्ना एग्जैक्टली ई एड होगा तो प्लूरल भी हो जाएगा, वही सब। इसी तरह से जो है नॉस्ट्रल्स तो जस्ट इंग्लिश का वर्ड है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं नेरिस कहते हैं या नेरिस कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ऐसी इलस्ट्रेशन या डायग्राम यकीनन आपके पास बुक में भी है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें एक्सटर्नल जैसे नॉस्ट्रल्स हमेशा जैसे आप देखें ये नॉस्ट्रल्स जिन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल, इसी तरह से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद एक नेजल कैविटी होती है, ये पॉइंट है जहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स मौजूद है। देन जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद जैसे आपको पता है फेरेंक्स, ये रीजन जैसे फेरेंक्स का रीजन है तो उसके अंदर फेरेंक्स इज कॉमन फॉर, जैसे आपको पता है फूड भी बोलस भी इस फेरेंक्स के अंदर आता है और जो ईयर है ये भी इस फेरेंक्स के अंदर आता है। उसके बाद जैसे आपने पढ़ा है जैसे एक स्वाल्विंग रिफ्लेक्स के अंदर जो फूड होता है वो इसोफेगस के अंदर चला जाता है और फ्रंट पे जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप है, तो ट्रेकिया और विंड पाइप है, पहला यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है इसका जो लैरिंक्स है और वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स के बाद ये स्ट्रेट ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद यहाँ पे दो इसकी ब्रांचेस हो जाती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रांकस, राइट ब्रांकस, लेफ्ट ब्रांकस, और उसके बाद ये ब्रांकस किसमें ओपन होता है, ये लंग्स के अंदर ओपन होता है। आगे इसकी और भी थिन जो है ब्रांकस के आगे और जो ट्यूब्स बन जाते हैं जिनकी आगे हेडिंग्स मौजूद है। हम बेहतर ये होगा कि ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसको एक बार जैसे अभी से देख लें कि अगर इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं कि क्या क्या इसमें। जैसे ट्रेकिया से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये ट्रेकिया और विंड पाइप हुआ, ट्रेकिया और विंड पाइप के बाद जैसे यहाँ पे बाइफर्केशन होती है। बाइफर्केशन की मीनिंग होती है दो इसमें जो एक राइट साइड पे ट्यूब निकलता है, दूसरा लेफ्ट साइड पे। तो इससे जैसे फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस जो मेन ब्रांकस होगा उसे कहेंगे प्राइमरी ब्रांकस कहेंगे। प्राइमरी ब्रांकस के बाद जैसे इनकी जो आप देखें डायमीटर इनका जो थोड़ा सा छोटा होता जाता है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ब्रांकस कहते हैं। सेकेंडरी ब्रांकस में अगेन जो और ब्रांचेस निकलती हैं, थिन ब्रांचेस, डायमीटर नैरो होता जाता है, उसे कहते हैं टर्शियरी ब्रांकस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द टर्शियरी ब्रांकस। टर्शियरी ब्रांकस में और मजीद ब्रांचेस निकलती जाएंगे जिन्हें हम कहेंगे स्मॉलर ब्रांकाई कहेंगे, स्मॉलर ब्रांकाई। और स्मॉलर ब्रांकाई के बाद नेक्स्ट है ब्रांक्यूल है। ये सारे जो है ब्रांकस की जैसे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शियरी ब्रांकस, स्मॉलर ब्रांकाई। उसके बाद जैसे ब्रांक्यूल्स हैं, तो ब्रांक्यूल्स का कैसे पता चला कि अब ये ब्रांक्यूल स्टार्ट हो गए, बिकॉज ये जो ब्रांकस रीजन है तो इसमें आप जैसे देखिए कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद है, कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद है। आगे जो है कार्टिलेजिनस प्लेट्स भी मौजूद है, रिंग नहीं है तो आगे प्लेट्स भी मौजूद है। तो आगे यहाँ पे आप देखिए कार्टिलेज की जो है प्लेट्स या रिंग्स नहीं है, तो रिंग से नहीं है, देखें ये सिर्फ यही इस पार्ट तक है। तो ब्रांक्यूल्स के अंदर ऐसी कार्टिलेजिनस प्लेट्स या रिंग्स नहीं है। तो देन जो ब्रांक्यूल्स होते हैं, ब्रांक्यूल की भी आगे ब्रांचेस बनती जाती है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल ब्रांक्यूल कहेंगे। टर्मिनल ब्रांक्यूल के बाद फाइनल जहाँ पे अल्विलाई होते हैं उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल तो उसमें आगे क्लस्टर होगा, बंच होगा, ग्रेप्स की तरह जैसे हमने बेरी की तरह जैसे हमने पढ़ा था,
कहाँ पढ़ा था इससे पहले? पेंक्रियास के अंदर, चंद दिन पहले पेंक्रियास के अंदर असाइनस लफ्ज पढ़ा था। असाइनस याद होगा आपको, जैसे एक जो असाइनस है, पेंक्रियाटिक असाइनस है, उसके अंदर एक असाइनर सेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं डक्ट सेल्स होते हैं। असाइनर सेल आपको याद है कि वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे, ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे। और जो डक्ट सेल है, ये डक्ट सेल्स आपको पता है बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे, बाइकार्बोनेट एंड वाटर। तो इसी तरह से काफी और भी जैसे यकीनन ऐसी और भी जैसे ब्रांचेस होंगी बेरी की तरह, वो सब आके एक पेंक्रियाटिक डक्ट में आके इंटर होती है। तो इसी ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो उसे हम कहेंगे असाइनस कहेंगे। ये भी असाइनस जैसी अरेंजमेंट होती है, अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलाई इन पल्पुलरी लोब्यूल। तो ये पाथ है, सीरीज है, आगे जो डक्ट्स जो ट्यूब्स है, पैसेज वे है जिसमें एयर पैसेज पास होगी। तो यकीनन ट्रैकिया की बात ब्रांकस एक और ऐसी इलस्ट्रेशन होगी जिसमें हम देख सकते हैं ट्रैकिया के बाद ब्रांकाई है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है, उसके बाद ब्रांक्यूल है। तो ब्रांक्यूल में ऐसी रिंग्स नहीं है। ब्रांक्यूल के बाद ये टर्मिनल ब्रांक्यूल है और आगे रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट होता है। तो इस रेस्पिरेटरी जोन में ये रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल है, उसमें काफी सारे ऐसे क्लस्टर्स मौजूद हैं, ऐसे जो मेनी लोब्स की स्ट्रक्चर मौजूद है जिन्हें कहते हैं अल्वियोलाई कहते हैं। जो एयर हम इनहेल करते हैं फाइनली इस अल्वियोलाई तक पहुंचनी है। और अल्वियोलाई वो पॉइंट है जहां पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है। लंग्स के अंदर जैसे हम कहते हैं ना गैस एक्सचेंज का अमल होता है, एक्चुअल गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ अल्वियोलाई, जो एक सैक है या बैग है एक, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो ना आपको यकीनन थोड़ी सी ये चीजें नजर आ रही है, ब्लड वेसल्स होती है। एक ऐसा ब्लड जो टिश्यू से आ रहा है तो यकीनन वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, जो एयर है उसके अंदर वो ऑक्सीजन रिच है। तो यहाँ पे अल्वियोलाई वेरी थिन वॉल्ड होती है और मॉइस्ट भी होती है और इनमें डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी यहाँ पे मेंटेन होता है, हायर लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से गैस एक्सचेंज का अमल आसानी से हो जाता है। बहरहाल ये आगे की टॉपिक है, बट फिलहाल जैसे हम ये डिस्कस कर रहे थे और भी जैसे देखें ट्रैकिया, ब्रांक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल और फाइनली अल्वियोलर डक्ट्स। तो हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं जो यहाँ से स्टार्ट से पढ़ रहे थे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स आ जाते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रांकाई और देन लंग्स आ जाते हैं। ठीक है ना, ये कंपोनेंट्स याद करना जरूरी है, ये कंपोनेंट्स याद करना जरूरी है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन कभी कभार आ सकते हैं टेस्ट के हवाले से। तो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद जैसे हम आते हैं नॉस्ट्रल, सबसे पहले कंपोनेंट नॉस्ट्रल्स पे आते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट नॉस्ट्रल्स पे आते हैं। नॉस्ट्रल्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे जनरली हम जैसे नोज कहते हैं, जैसे ये नोज ब्रिज है, यहाँ पे जो ओपनिंग है ओपनिंग इसका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। और नॉस्ट्रल्स को नियर्स भी कहते हैं, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। सबसे पहले जो एयर जो पास होती है इन्हीं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के जरिए पास नहीं नेजल कैविटी, नेजल या नोज, ऐसे छोटे या ऐसे वर्ड्स है ना, तो आप उनको ज़हन में रखा करें। नेजल रेफर्स टू जैसे नोज, तो नोज है क्या, एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो विजिबल पार्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो नजर आ रहा है एक्सटर्नली, वो है जिसे नोज जिसे जनरली कहते हैं। और इस नोज के अंदर है क्या, दो ओपनिंग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। एक राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे है। और देन जो है नेजल बेस होगा अंदर कैविटी के अंदर, बेस नेजल बेस के बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स, और इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद देन जो एयर यकीनन जो है फेरिंक्स रीजन के अंदर आ जाती है। तो ह्यूमन नोज इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें बोन्स है, कार्टिलेज है और फैटी टिश्यूज है। एक्सटर्नल ओपनिंग्स आर कॉल्ड द नॉस्ट्रल्स आर नियर्स इन्हें कहते हैं। द इनर हॉलो स्पेस आर कॉल्ड द नेजल कैविटीज, बिकॉज उसके बाद नोज के अंदर जो हॉलो अंदर कैविटी है जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं, इसके अंदर मेज होता है जिसे नेजल मेज कहते हैं, MAZD। मेज की मीनिंग होती है बलदार, आगे पीछे इस तरह से जो रास्ते होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेजल मेज कहते हैं। स्ट्रेट जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल मेज और इंटरनल नॉस्ट्रल इस तरह से एयर नहीं जाती है। यहाँ पे नेजल कैविटी के अंदर नेजल मेज होता है, नेजल मेज होता है।
बाद देयर आर टू नेजल कैविटीज पार्टीशन्ड बाय नेजल सेप्टम। जैसे आपने सेप्टम लफ्ज एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो मेनी टाइम आपने पढ़ा है, हाइफा के अंदर भी जैसे आपने पढ़ा है ना, सेप्टेट हाइफा क्रॉस वॉल्स होती है पंजाई के अंदर आपने पढ़ा है, हाइफा क्रॉस वॉल इज कॉल्ड एज पार्टीशन इज कॉल्ड एज सेप्टम इसे कहते हैं। हार्ट के अंदर भी जैसे ह्यूमन हार्ट के अंदर भी आपने जैसे पढ़ा है सेप्टम जो एक पार्टीशन होती है, जैसे राइट साइड के हार्ट के चैम्बर्स और लेफ्ट साइड के चैम्बर्स है उनके दरमियान जो से इंटर एट्रियल सेप्टम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। तो इसी तरह से राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो जैसे ये पैसेज वेज है उनके दरमियान जैसे सेप्टम मौजूद है। नेजल कैविटीज पार्टीशन्ड बाय मींस ऑफ नेजल सेप्टम, और जो नेजल बोन का एक हिस्सा होता है नेजल सेप्टम। सेप्टम लफ्ज की मीनिंग जैसे उनकी पार्टीशन होती है। एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द नेजल कैविटीज नियर द नॉस्ट्रल्स आर कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल एक जनरल टर्म है, मेडिकल का टर्म है कि कोई भी जो ट्यूब्यूलर चीज होती है, ट्यूब वाली या ट्यूब वाली होती है, जो इसकी एंट्रेंस होती है, जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के हवाले से जो कैविटी वहां पे होगी उसका नेम होगा वेस्टिब्यूल। दिस इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। एक मेडिकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, जो किसी भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर की स्टार्ट में अगर कोई कैविटी है ओपनिंग के साथ, उस कैविटी के हवाले से उसे हम कहेंगे वेस्टिब्यूल कहेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द कैनाल, एट द बिगिनिंग ऑफ ट्यूब जो कैविटी होगी उसे हम कहेंगे वेस्टिब्यूल कहेंगे। तो लफ्ज वेस्टिब्यूल है जो अब देखें इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। इंटीरियर मींस क्या, कौन सा पार्ट, बिगिनिंग वाला पार्ट, स्टार्ट वाला पार्ट किसका, नेजल कैविटी। नियर द नॉस्ट्रल्स आर कॉल्ड नेम वेस्टिब्यूल कहेंगे। और इस वेस्टिब्यूल की निशानी अब क्या है, वेस्टिब्यूल के अंदर हेयर्स हैं, जैसे हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स हैं, तो जाहिर है थोड़ी सी अंदर कैविटी है, स्पेस है, उसके अंदर ये हेयर्स भी पड़े। दिस पार्ट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, सेम कहेंगे वेस्टिब्यूल कहेंगे। जस्ट ओपनिंग स्ट्रेट तो नहीं है, यहाँ पे एक कैविटी भी है ना थोड़ी सी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के अंदर, जिसके अंदर हेयर्स भी मौजूद है। तो इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, सेम कहते हैं वेस्टिब्यूल। आगे भी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल होंगे मेडिकल साइंसेस के अंदर। तो वेस्टिब्यूल जस्ट इट इज अ कैविटी एट द बिगिनिंग ऑफ कैनाल, ट्यूब या पैसेजवे जो होता है उसका स्टार्ट में जो कैविटी होगी दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल जैसे नोज के हवाले से देखेंगे तो उसके अंदर हेयर्स मौजूद है, जैसे हेयर्स इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। आगे हम जैसे वेस्टिब्यूल को देखना थोड़ा ये जैसे देखिए सेप्टम में राइट और लेफ्ट पार्टीशन है नोज के दरमियान, तो उससे कहेंगे सेप्टम कहेंगे। और सेप्टम की ये जो जैसे स्टार्ट है नोज का जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, और यहाँ पे जैसे कार्टिलेज अपर कार्टिलेज है और अपर कार्टिलेज, और इसी तरह से थोड़ा सा जैसे अंदर थोड़ा सा अगर हम कभी कभार ऐसे टच करें तो हमें महसूस होगा थोड़ा सा रेज्ड पोर्शन जैसे नजर आता है, ये इंफीरियर टर्मिनेट वगैरह। तो ये इतनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम नहीं जाएंगे फिलहाल, जरूरत नहीं है, मेडिकल साइंस में आगे पढ़ाई जाती है। नेजल वेस्टिबुलर बॉडी, वेस्टिबुलर बॉडी तो ये इसे नेजल वेस्टिबुलर बॉडी कहते हैं। बाकी ये जो पूरा स्पेस है या गैप है इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल कहते हैं, जिसके अंदर ऐसे हेयर्स भी मौजूद है। तो नेजल पैसेज में जो जिसका स्टार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के जरिए होता है, तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो होती है उसके अंदर जो कैविटी होगी दिस इज कॉल्ड एज कैविटी इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल दैट कंटेन्स हेयर्स। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग की तस्वीर है, ठीक है ना। आप नहीं है कैमरा के जरिए आपको कैसे नजर आती है, ये आईज है, ये लिप्स है, ये नोज का जो पहला पार्ट है वही है, ये नोज के दरमियान जैसे बिल्कुल मिडिल या हाफ पे जैसे कहेंगे पार्टीशन है, राइट साइड है और लेफ्ट साइड है। बहरहाल नेक्स्ट हम आते हैं इस तरह से एक और भी जैसे इलस्ट्रेशन है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के हवाले से। देखें ये जो पार्ट होगा इसके अंदर कैविटी होगी, इसे हम कहेंगे वेस्टिब्यूल कहेंगे, और इसी वेस्टिब्यूल के अंदर जो है छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं। ये नोज की तस्वीर है जैसे, तो अगर यहाँ पे हम देखें ये पार्ट जो है वेस्टिब्यूल का होगा, ये नेजल मेज है, नेजल कैविटी। उसके बाद जैसे आप देखें आगे यहाँ पे जो है इंटरनल नॉस्ट्रल्स होगी, ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स है, ये ओरल कैविटी और माउथ कैविटी है। उसके बाद जैसे यहाँ का बोलस जो होगा, ईयर और बोलस के पास होने के लिए कॉमन पैसेजवे दैट इज कॉल्ड फेरेंक्स है, उसे हम कहते हैं फेरेंक्स कहते हैं। ये पार्ट फेरेंक्स का होगा। फेरेंक्स के आगे फ्रंट पे जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है और यहाँ पे जैसे इसोफेगस होगा। ठीक है, तो बहरहाल ये एक जनरल इलस्ट्रेशन है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि
वेस्टिब्यूल के अंदर हेयर्स मौजूद है। ये थोड़ी सी हेयर्स की इलस्ट्रेशन है कि यहाँ पे हेयर्स भी मौजूद है। ब्लड वेसल्स का भी नेटवर्क, इसमें ब्लड वेसल्स रिच सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद है। ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद है इसी वेस्टिब्यूल के हवाले से, और यहाँ पे हेयर्स भी मौजूद है। दोनों चीजें मौजूद है वेस्टिब्यूल के अंदर, हेयर्स भी मौजूद है और ब्लड कैपिलरीज का भी नेटवर्क मौजूद है। अक्सर जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार जैसे थोड़ा सा ऐसे प्रेशर देने से या हार्ड पार्ट लगने से या इंजरी होती है तो ब्लीडिंग होती है, तो अक्सर यहाँ पे इस टिप पे जो है इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स होते हैं वेस्टिब्यूल के अंदर। जो जैसे कार्टिलेज होता है ना, अक्सर आपको पता है कार्टिलेज के अंदर इतनी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स नहीं होती है। जैसे हमारी नोज टिप है, नोज टिप है, इसके अंदर जैसे कार्टिलेज भी पड़ा है, तो इसमें इतनी ज्यादा जो रिच ब्लड सप्लाई कार्टिलेज के हवाले से नहीं होती है। बाकी हाँ, वेस्टिब्यूल के अंदर जैसे ऐसी ब्लड कैपिलरीज का जैसे नेटवर्क जैसे मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क। एक और जैसे इलस्ट्रेशन है, इसमें भी जैसे आप देख सकते हैं कि ये नेजल वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं? जैसे ये कैविटी है, इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद क्या है? नेजल कैविटी है। जैसे ये नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद देन जो है यकीनन जैसे आप तसव्वुर करें थोड़ा सा कि जैसे ये जो ओरल कैविटी है और ये जो नेजल कैविटी, और देन जो है इंटरनल नॉस्ट्रल्स होगी, तो देन आगे जाके फेरिंक्स जो कॉमन बन जाती है, तो फेरिंक्स कॉमन जो बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे ये भी नेजल वेस्टिब्यूल, ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के बाद देन इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद ये फेरिंक्स का रीजन है। फेरिंक्स के रीजन के बाद जैसे ये जो आपको पॉइंट नजर आ रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द गिलाटिस। जैसे ओपनिंग इज कॉल्ड गिलाटिस, ओपनिंग को हम कहेंगे गिलाटिस, ये ओपनिंग नजर आ रहा है गिलाटिस है। और उसके बाद जैसे ये गिलाटिस वाला पार्ट जो है यकीनन ये जो लैरिंक्स कहलाता है, उसके बाद ये जो है ट्रेकिया और विंड पाइप है। बाकी जैसे ये बोलस है, जैसे बोलस है जैसे आगे यकीनन इसोफेगस के अंदर ये चला जाएगा। फेरिंक्स कॉमन पॉइंट है फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एज वेल एज फूड। जो हम फूड खाते हैं वो भी इस फेरिंक्स पार्ट के अंदर आता है। लाइक जिस तरह से हम जो है ईयर की जैसे इनहेलेशन करते हैं वो भी फेरिंक्स के अंदर कॉमन है। हमेशा जिस तरह से गिलाटिस ओपन होती है सवाए सवाल्विंग मैकेनिज्म की, सवाए सवाल्विंग मैकेनिज्म के गिलाटिस, भले हम सोए रहे तब भी गिलाटिस ये ओपन रहती है, क्योंकि इपीगिलाटिस, ये जो आपको ब्लू कलरेशन थोड़ी सी नजर आ रही है, इपीगिलाटिस हमेशा एलिवेटेड पोजीशन में होता है। एलिवेटेड की मीनिंग होती है रेज्ड पोर्शन में। जब ये रेज्ड पोर्शन में होगा तो गिलाटिस ओपन होगी और एयर इसके अंदर चली जाती है। जब ये जिस तरह से डाउन होता है ये जो इपीगिलाटिस, तो ये गिलाटिस को स्टॉप बंद कर देगा और देन जो है ये डाइजेस्टिव ट्यूब ओपन होता है और जो बोलस जो है फूड ट्यूब के अंदर जाता है। तो ये मैकेनिज्म हमने सवाल्विंग मैकेनिज्म के हवाले से भी पढ़ी है, बट यहाँ पे जैसे आपको यकीनन थोड़ी सी ये चीजें याद जहन में रखनी है, बिकॉज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स पार्ट आता है। लैरिंक्स के अंदर जैसे एक ओपनिंग जैसे मौजूद है जिसे हम कहेंगे गिलाटिस कहेंगे, उसके जरिए एयर एंटर होने के बाद ट्रेकिया और विंड पाइप आती है। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? एक इपीगिलाटिस, कार्टिलेज का एक फ्लैप है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, दैट इज कॉल्ड इपीगिलाटिस। इपीगिलाटिस इज ऑलवेज इन एलिवेटेड पोजीशन या रेज्ड पोजीशन, ताकि ये जो गिलाटिस ओपन रहे और इसके अंदर एयर जो है इनहेलेशन होती रहे। सवाए जब हम कोई निगलते कोई खाना हो या पानी हो, उसके अलावा बाकी हर वक्त जैसे ये जो इपीगिलाटिस रेज्ड और एलिवेटेड पोजीशन में होता है और एयर की जैसे इनहेलेशन होती रहती है, एयर की इनहेलेशन होती रहती है। उसके बाद दूसरे पार्ट्स की तरफ आते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें नोज के अंदर जैसे हेयर्स भी है, म्यूकस एंड सीलिया होती है। दोनों एक डिफेंस स्ट्रेटेजी के हवाले से है, बिकॉज हार्मफुल पैथोजन एंड पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एयर उसको रोकना होता है। पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एयर है, जैसे अगर हम देखें एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे हम पढ़ते हैं कि एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट इसी एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी मौजूद है, वाटर वेपर्स भी मौजूद है, काफी सारे पोल्यूटेंट्स भी मौजूद हैं, बिकॉज एयर पोल्यूशन में काफी सारे जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं अदर देन एयर होते हैं, वो भी जिस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। एयर के अंदर जो चीज होगी वो हम सब इनहेल करेंगे, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, जर्म्स हो, जिस तरह से वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। बट यहाँ भी क्या है, एक तो नेचर ने जैसे कि हमें एक
गिफ्ट दिया है, हेयर्स का दिया है, म्यूकस का दिया है, सीलिया का दिया है, जो एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करेंगे। अगर कोई हार्मफुल पैथोजन है या कोई पर्टिकुलेट मैटर है एयर के अंदर, तो उसको इसी जगह पे थोड़ा सा ट्रैप करना है, स्टॉप करना है, ताकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना जाए। तो म्यूकस एंड सीलिया फिल्टर द एयर, prevent the entry of foreign particles such as microorganism, dust and particulate matter inside the respiratory tract। तो जैसे नेचर ने जैसे ये सारे गिफ्ट है, जैसे म्यूकस का प्रोडक्शन या सीलिया डिफेंस स्ट्रेटेजी है। जैसे आपको पता है कि म्यूकस एक सिल्परी स्लाइमी सीक्रेशन होती है। कोई भी डस्ट पार्टिकल है या पैथोजन वगैरह होते हैं, उनको सबसे पहले ये ट्रैप कर लेते हैं, और सीलिया के अपवर्ड बीटिंग की एक्शन की वजह से और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से चीजें बाहर जाती है। इवन ट्रेकिया तक ये जैसे मैकेनिज्म मौजूद है। हम इलस्ट्रेशन पे आते हैं, म्यूकस किस तरह से हेल्प करती है। एक तो जैसे कोई पैथोजन होते हैं उनको ट्रैप करने का काम, नंबर 2 मॉइस्चर द एयर। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जैसे रीजन क्या है मॉइस्चर द एयर, जैसे गर्मियों की मौसम है, अगर ड्राई एयर है, टेम्परेचर उसका ज्यादा है एटमॉस्फेयर का, तो इतनी हाई टेम्परेचर वाली एयर जैसे वहां से हम जैसे ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो बॉडी का जैसे टेम्परेचर यकीनन उस पर जो है इफेक्ट हो सकता है। तो इसी जगह पे एक तो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, ये भी हमें हेल्प देता है। नंबर 2 जिस तरह से म्यूकस है, म्यूकस मॉइस्चर्स द एयर, मॉइस्चर्स द एयर, ताकि जो इतनी वार्म एयर वगैरह जो है वो आगे भी ना जाए। इसी तरह से सीलिया होते हैं मूव द ट्रैप्ड सब्सटेंस टू द फेरिंग्स एंड रिमूवल। उसके बाद सीलिया का काम होता है बीटिंग एक्शन के जरिए जिस तरह से उनको बाहर भेज देना चाहिए, या तो फेरिंग्स की तरफ। जैसे काफी सारी चीजें ऐसे में जैसे खांसी होती है, तो वो जो है दोबारा से जैसे जैसे इसोफेगस की तरफ जाते हैं, हम उसको जैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, या कफिंग वगैरह होती है तो उसके जरिए जो है माउथ या नेजल जो पैसेज है इससे जो है बाहर आ जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज जैसे इस नोज के अंदर मौजूद है, अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन there are blood capillaries that help to warm the air to about 30 degrees centigrade depending upon the external temperature। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जहाँ पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर जिस तरह से गर्म हॉट वेदर है तो टेम्परेचर उसको मॉइस्चर करना किसका काम है, म्यूकस का काम है। जिस तरह से कोल्ड वेदर होती है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जैसे 0 या माइनस भी है, तो ऐसी कंडीशन में तो यकीनन एयर को थोड़ा सा वार्म भी होना चाहिए। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ब्लड कैपिलरीज भी इसको वार्म कर सकती है। म्यूकस और सीलिया का एक्शन किस तरह से होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि म्यूकस और सीलिया का एक्शन, बोथ द नॉस्ट्रल्स इनके अंदर भी और नेजल कैविटीज हैं आर लाइंड बाय सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन यानी उसके अंदर सीलिया भी है, ये फिंगर लाइक थोड़े से प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें सीलिया कहते हैं, और विद एक स्पेशल टाइप के सेल्स जिन्हें कहते हैं म्यूकस सेल्स, गॉबलेट सेल्स, म्यूकस सेल। इनका काम क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस करना। जैसे ये ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, ये म्यूकस की प्रोडक्शन है, ये सारी म्यूकस की प्रोडक्शन है। जैसे कभी कभार जैसे नोज के अंदर एक थिक फ्लूइड नजर आती है हमें, रिलीज होती रहती है, खास तौर पे जब धुआं डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, तो म्यूकस रिलीज होकर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, देन वो ड्राई होती है तो उसको देन हम रिमूव करते रहते हैं। तो ये जो है म्यूकस है, म्यूकस रिलीज्ड फ्रॉम द म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स है जिन्हें हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स कहते हैं, और दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। तो इसने म्यूकस ने डस्ट पार्टिकल को ट्रैप किया है। या इसी तरह से जो थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होंगे तो सीलिया की बीटिंग की वजह से उसको जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंटर होने नहीं देंगे। तो आज के दिन के हवाले से हम इतना डिस्कस करेंगे, कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब आपकी जो फिजिक्स की क्लास होगी